नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी और टेक्निकल गुरु एच.एल. सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहली तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा। आप लोगों ने जो मेरे को सपोर्ट किया है 1K सब्सक्राइब करने में, आप लोगों का इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है। सभी लोगों को थैंक यू सो मच, जिन्होंने सपोर्ट किया हो चाहे नहीं किया हो, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आने वाले 2-4 दिन के अंतर्गत आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगी। तब तक जो ये मैं रिकॉर्डेड क्लास है इसका मज़ा लीजिए, और जो भाई नए हैं चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलो बिना समय ख़राब किए आज का स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश प्रवाहित होता है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि विद्युत आवेश का प्रवाह कहाँ से हो सकता है। पहला कह रहा है विद्युत रोधी और कुचालक माध्यम में, दूसरा कह रहा है चालक माध्यम में, तीसरा कह रहा है विद्युत रोधी में, और चौथा कह रहा है चालक और अचालक दोनों माध्यम में। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर अगर ए और डी देखेंगे तो ये तो एक ही बात है। विद्युत रोधी बोल दिया और अचालक एक ही बात है, क्योंकि विद्युत रोधी या अचालक या कुचालक या विसंवाहक एक ही बात होता है। तो दोस्तों, आवेश का प्रवाह सिर्फ चालक पदार्थों से होता है, और चालक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो कि चालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल, दैट्स कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसे हम क्या कहते हैं, ईजी। तो ईजी का मान क्या होता है, 0। अगर और दूसरे शब्दों में समझाऊँ तो चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में कोई ऊर्जा अंतराल होता ही नहीं है। कहने का मतलब संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं। तो इसलिए ही कहा जाता है कि चालक पदार्थों में बहुतायत में या बहुसंख्यक मात्रा में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या बहुत अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर और एक नए तरीके से चालक को परिभाषित करना चाहूँ तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड में 4 से कम इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो चालक को परिभाषित करने के 3 तरीके कौन कौन से, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए चालक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि वे पदार्थ जिनकी भारी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 1, 2 या 3 होते हैं, क्या कहलाते हैं, चालक। और तीसरे शब्दों में परिभाषित करना चाहूँ तो वे पदार्थ जिनमें किसी प्रकार का वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता है क्या कहलाएंगे, चालक। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम और ऊर्जा अंतराल नहीं होता, ये दोनों क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर में 2018 में पूछे भी गए हैं। तो इस क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर क्या आएगा, बी, कि चालक पदार्थों में धारा का प्रवाह अर्थात आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट करें कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, ताकि तभी तो पता लगे कि आप क्या सीख पा रहे हो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन हम चाहे कम कर लेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ में करेंगे, ढंग से करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हड़बड़ाहट का करने का कोई मतलब नहीं है, चीज़ें सीखने में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही कवर करते जा रहे हैं, उससे क्या मतलब है। क्वेश्चन चाहे 10 ही सीखो लेकिन विद एक्सप्लेनेशन सीखो, ताकि भविष्य में दोबारा दिक्कत ना हो। और जब भी आप क्वेश्चंस करें तो रिप्लाई करें, ताकि आपको पता तो लगे कि आप क्या कर पा रहे हो। चलो, बोल रहा है धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए कहता है इलेक्ट्रॉन, बी आयन, सी प्रोटॉन और डी ये सारी चीज़ें। तो सुनो मेरी बात को थोड़ा सा गौर से, कि चालक पदार्थ है ना, जो चालक होते हैं ये चालक भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं ठोस चालक, दूसरे वाले होते हैं द्रवीय चालक, और तीसरे वाले होते हैं गैसीय चालक। सर ठोस चालक कौन से होते हैं, तो सभी प्रकार की जो ज़्यादातर धातुएं होती हैं, अगर किसको छोड़ दिया जाए, पारा को छोड़ दिया जाए, तो सारी धातुएं कैसी होती है, ठोस। और ठोस चालक पदार्थों में धारा का प्रवाह होता है वो केवल किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो धातु का मतलब ठोस चालक तार, और ठोस चालक तार में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन अगर क्वेश्चन यही होता बदल करके कि अगर कोई द्रवीय चालक हो तो उसमें धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, तो द्रव जैसे कि जलीय विलयन, इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट किसके रूप में होता है, आयंस के रूप में।
तो उस समय पे उत्तर क्या आ जाता। अगर क्वेश्चन ये होता कि द्रवीय चालक में धारा का प्रवाह, तो तब उत्तर हो जाता बी, आयन के कारण। ठीक है, हाँ जी। अगर यही क्वेश्चन होता और बोलता गैसीय चालक, तो गैसीय चालक में मुख्यतः धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो क्वेश्चन 3 नजाकत से देखा अपन ने, 3 तरीके से देखा। ठोस चालक, जो ठोस चालक है, सॉलिड कंडक्टर है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, द्रवीय चालक में धनायन और ऋणायन के कारण, और गैसीय चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयंस दोनों के कारण ऐसा होता है। चलो बढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ढंग से पढ़ना है। ठीक है ना, हाँ जी। देखिए ज़रा क्वेश्चन को, एक बार हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। UPRVNL TG2 का इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल का है, लेकिन डरना नहीं है। हाँ, ये बोल रहा है द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज। हिंदी में बोले तो प्रति इकाई तापमान में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये एक खुद अपने आप में एक परिभाषा है कि जो ऑफसेट वोल्टेज में तापमान के साथ में अर्थात इकाई तापमान में परिवर्तन, दैट्स कॉल्ड डेल्टा टी। इकाई तापमान में परिवर्तन के साथ में जो ऑफसेट वोल्टेज में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है थर्मल ड्रिफ्ट। ये थर्मल ड्रिफ्ट अर्थात उसमें बहाव संवहन की क्या है, परिभाषा है। मतलब परिभाषा को क्वेश्चन में लिख दिया और पूछा कि इसको क्या कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा। ऐसे ही होता है कि तापमान में इकाई वृद्धि करने पर ड्रिफ्ट वोल्टेज में जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही थर्मल ड्रिफ्ट कहते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, आने लायक क्वेश्चन भविष्य में हो सकता है। तो ये थर्मल ड्रिफ्ट की परिभाषा है। ठीक है ना, तो तापमान में इकाई परिवर्तन करने पर ऑफसेट वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है, जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहा जाता है, थर्मल ड्रिफ्ट कहा जाता है। ठीक है डियर, चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, कि जो परमाणु हैं, इस परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो दोस्तों कि ये जो परमाणु है, ये परमाणु का आकार है और परमाणु के केंद्र में क्या विद्यमान होता है, नाभिक। नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर जो ये कक्षाएं होती है इनमें क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब परमाणु में 3 अपरमाणुवीय घटक होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, दैट्स कॉल्ड पेन कहते हैं। ठीक है, तो 3 मुख्य कौन कौन से हुए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि फोटोन भी कण होते हैं, पाई मेसोन भी होते हैं, तो लेकिन हमें पूछ रहा है 3 मुख्य कण कौन कौन से हैं। तो परमाणु में 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है ना, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जरा देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कहता है कि धारा के 3 मुख्य प्रभाव कौन कौन से हैं। तो देखिए ज़रा, पहला ऑप्शन कहना चाह रहा है कि उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत का झटका, कोई प्रभाव नहीं है। अगर विद्युत धारा के प्रभाव का मतलब कौन कौन से प्रभावों का यूज किया जाता है, तो क्या विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का यूज होता है, हाँ। विद्युत धारा के प्रकाशिक प्रभाव का उपयोग होता है, हाँ। और सिर्फ अगले वाले में लिखा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हाँ जी। लेकिन मुख्यतः काम में कौन कौन से आते हैं, जैसे हीटर में उसमें प्रभाव, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और सेलों में इत्यादि में देखा जाए तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो करेक्ट वाली चीज़ कौन सी हो गई, ज़्यादा करेक्ट देखा जाए तो उसमें चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्या होता है कि जब किसी विलयन से धारा प्रवाहित होती है, मान लो ये विलयन है, अगर इस विलयन से धारा प्रवाहित होती है तो जो ये विलयन है इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। सर चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो जब किसी
चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं कि जब किसी कुंडली या तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं और यदि वो गर्म हो जाता है तो उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हीटर इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा करेक्ट कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जो ज़्यादा करेक्ट वाला आंसर होगा वो होगा सी। मुख्य प्रभाव की बात कर रहा है तो आंसर सी सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो देखिए ज़रा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा ढंग से देखिए सभी लोग। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संवाहक, संवाहक का मतलब कंडक्टर या चालक तार से है, और इस संवाहक में जो धारा है वो धारा कितनी प्रवाहित हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा प्रवाहित हो रही है 0.2 एम्पियर। ठीक है ना? हाँ जी, यदि ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान इतना है तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? ठीक है जी। हाँ जी, तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब किसका मान ज्ञात करना है? एन का मान ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कब ज्ञात कर सकते हैं? जब हमें किसके बारे में पता हो? आवेश के बारे में। और आवेश Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। तो दोस्तों धारा का मान 0.2 और टी समय का मान 30 सेकंड। तो 30 को 0.2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों? 6 कूलाम आवेश। कितना आवेश है? 6 कूलाम आवेश। अब ये पूछ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? N इंटू ई। तो N का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें E का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान कितना दे रखा है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो N ज्ञात करेंगे तो Q का मान कितना है हमारे पास में? 6। और 6 में कितने का भाग लगाना है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। माइनस का जो 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का एक घात अगर मैं इसमें से कम कर देता हूँ तो ऊपर तो हो जाएगा 60 गुणा 10⁻+18। ठीक है, और नीचे कितना बचेगा? 16। तो सॉरी 1.6, और 60 में 1.6 का भाग लगा करके देखिए ज़रा एक बार तो कितना आता है। तो अगर 60 में 1.6 का भाग लगाऊंगा तो वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? हाँ जी, 6 में भाग लगा के 60 में भाग लगा के देखना तो ये 600 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी, तो 600। मैं थोड़ा सा एक बार जो पहले किया उसको हटा देता हूँ। 6 कूलाम तक याद रखो कि आवेश का मान कितना आ गया है? 6 कूलाम आ गया। आगे मैं बता देता हूँ। ठीक है ना? चलो हाँ जी, अब हमें देख लेते हैं कि इनसे हल करने पर हमें इतना पता लगा है कि Q का मान कितना आ रहा है? 6 कूलाम। कैसे निकाला? Q बराबर I इंटू टी। I का मान कितना? 0.2 और T का मान कितना है? 30। तो 30 दूनी 60, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो अब इसका मान 6 कूलाम हो गया। ठीक है, अब मुझे ज्ञात करना है N का मान। तो N का मान कैसे ज्ञात कर सकता हूँ? जब Q में किसका भाग लगा दिया जाए? E का। Q का मान कितना है? 6। E का मान कितना है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, अब देखो ज़रा 6 का 6 रहने दो और नीचे कितना? 1.6। माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक 0, और 60 में 16 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? 16 तिया 48। फिर आगे भाग लगाऊंगा तो 16 7 और ये 5, तो लगभग 3.75 गुणा 10⁻19 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है ना? वैसे तो दिए गए सारे ऑप्शन 3 तो ऐसे ही गलत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कूलाम में ही 6.25 गुणा 10⁻+18 होते हैं, एक कूलाम में ही। तो कहीं पर 6.25 गुणा 10⁻18 डी में तो है ही नहीं, तो डी गलत है, बी भी गलत है और ए भी गलत है। तो घात 10⁻18 या इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो हल करने पर कितना आया है? 3.75 गुणा 10⁻+19। ठीक है ना? तो किया कैसे है? Q बराबर I गुणा
टी। तो आवेश निकल गया। एन कैसे निकालेंगे? आवेश में इलेक्ट्रॉन का भाग लगाकर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, सभी लोग रिप्लाई भी करते रहे, ऐसा नहीं है कि मूक बधिर होकर के सिर्फ देखने और मज़े ही ले रहे हो। तो यहाँ मज़ा लेने के लिए भी नहीं है, पढ़ना भी है, ठीक है ना। हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे आप सभी लोग एक बार ढंग से। मज़ा आ रहा होगा क्लास में मेरे हिसाब से, क्योंकि अपन एक एक बिंदु को हल करते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में कर रहे हैं। क्वेश्चन कम करेंगे अपन, लेकिन एक एक को ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बातें? हाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव क्या होगा। माना जाए कि ये क्या है, मेरे पास में एक गोला है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि गोला है, ये एक समान रूप से आवेशित है। मान लो सब चारों तरफ क्या है, धनावेश 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 है कि नहीं है, ये आवेशित कर दिया। तो ये बोल रहा है इसके भीतर जाऊंगा तो क्या भीतर कोई और अतिरिक्त आवेश है क्या? नहीं। तो जो आवेश सतह पर होगा, और अंदर जाओगे तो क्या अतिरिक्त कोई आवेश मिलेगा क्या? नहीं। तो विद्युत विभव के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत विभव का मान जो सतह पर होगा वही क्या होगा, अंदर होगा। कहने का मतलब क्या होगा, उतना ही रहता है जितना कि क्या है, सतह पर है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान अंदर क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है, और कोई आवेश नहीं है तो कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। तो कोई पूछे कि आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो 0। क्यों? क्योंकि अंदर तो कोई आवेश है नहीं गोले के, और बिना आवेश के विद्युत क्षेत्र आता नहीं है। सही है। लेकिन विद्युत विभव की बात करूंगा तो जो आवेश सतह पर है वो हमें अंदर भी फील होगा, जिसके कारण सतह और अंदर दोनों स्थितियों में विद्युत विभव का मान समान रहेगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिएगा, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, सबको आता है। तो ये बोल रहा है कि जब एक चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, कि प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। चलो, तो टाइम है, वो टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकंड, ठीक है ना। और धारा कितनी दे रखी है, आई का मान 1 एम्पियर। तो मुझे बताओ क्यू का मान क्या हो जाएगा, आई गुणा टी। तो 1 गुणा 1 करूँगा तो 1 कूलाम, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ कि 1 कूलाम है, उस 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो हमको डायरेक्ट ही पता है कि 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुणा 10 की घात प्लस के 18। निकाल भी सकते हो, कैसे कि 1 कूलाम में कितने का भाग लगा दीजिए, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का, तो आ जाएगी वैल्यू। तो ये 6.25 गुणा 10 की घात प्लस के 18, तो ऑप्शन बी। चलो ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक बार देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ जी, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि दिए गए शब्दों का मिलान करें। तो एक सूची नंबर 1 दे रखा है और दूसरा सूची नंबर 2। हाँ जी, पूछ रहा है प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधक का मतलब होता है रजिस्टर, और इसका जो गुण होता है वो होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। तो पहले वाले का जो आंसर होगा वो 4 नंबर। तो देखो बी में भी 4 है और डी में भी 4 है। हाँ जी, फिर बात करते हैं विद्युत का प्रवाह। और विद्युत का प्रवाह मतलब आवेश का प्रवाह, और आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, धारा। तो जो दूसरा है उसका आंसर हो जाएगा ए। तो क्या डी में मैच कर रहा है, नहीं। तो इससे देखने पे ही पता लगा है कि उत्तर क्या आएगा, बी। फिर भी आगे मिला लो, देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, मतलब सी में कौन सा, दूसरा, सही है। पावर मतलब शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट, तो डी में क्या, तीसरा। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि प्रतिरोधक का मात्रक ओम, विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर, बल का मात्रक न्यूटन और पावर का मात्रक वाट। चलो ढंग से पढ़ लेना, नहीं तो वाट ही लग जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। जब तक अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। कंपटीशन है, कंपटीशन को यदि पास करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी।
आपको सोचते रहे कि सर यहाँ पर मुझे कॉमेडी सुनाएंगे, तो मैं कॉमेडी सुनाने के लिए एक वीडियो नहीं बना रहा हूँ। रिप्लाई भी करो साथ के साथ में कि सर इसका उत्तर ये आएगा। पसंद आ रहा है तो लाइक करो, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करो ना, डरते क्यों हो किसी से, ठीक है ना। लेकिन कोई प्रतिक्रिया तो दो, मूक बधिर बन के बैठने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है कि जो अंदर होगा विभव वही क्या होगा, बाहर होगा। अगर लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो जवाब आता 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन को कि धारा ले जाने वाले दो समांतर चालक तारों के बीच का बल, बीच का ब लिखा है ना, ये ब नहीं है, ये है बल, किसको परिभाषित करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो आंसर आएगा एम्पियर। कैसे सर, तो दोस्तों जो 1 एम्पियर है उसकी अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा यूँ कहती है कि यदि दो चालक तार हैं और वो अनंत लंबाई के, मतलब दो चालक तार और उनकी लंबाई कितनी हो, अनंत हो, तथा वो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हो, ठीक है ना, और उनके मध्य में जब बल कार्य करेगा तो उसके हिसाब से किसको परिभाषित किया गया है, एम्पियर को परिभाषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। चलो हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, ठीक है, इसमें इस प्रकार की बातें नहीं की गई है। इसमें कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड में प्रवाहित करेंगे। ये दे रखा है 1 माइक्रो एम्पियर की धारा 1 सेकंड, मतलब समय कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड दिया हुआ है। धारा है उसका मान कितना दे रखा है, 1 माइक्रो एम्पियर, मतलब 1 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर। ओके हाँ जी, टाइम है वो दिया नहीं है, प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ कितना है ये, इसमें दिया गया टाइम 1 सेकंड। और फिर पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान क्या होगा, मतलब n का मान क्या होगा। तो दोस्तों n क्या होता है, आवेश में किसका भाग लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान का। तो देखो q बराबर क्या होता है, आवेश का मान कैसे निकालोगे, धारा गुणा समय। तो 1 को इससे गुणा करूँगा तो 1 गुणा 10 की घात -6 का 6 ही आएगा। ई का मान कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। सही है कि नहीं है, -19 ऊपर जाएगा तो किसका, प्लस का, तो -19 तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का 6, मतलब माइनस के तो 6 और प्लस के क्या हो जाएंगे 19, कितना बचेगा, तो 13 और 6 कितने होते हैं, 19 होते हैं कि नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, प्लस का 13, अर्थात आएगी वैल्यू कितनी, 10 की घात 13 बटे में 1.6। एक घात को कम कर दूंगा तो 10 गुणा 10 की घात, एक बार थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं बता देता हूँ और दोबारा से एक बार देखिएगा कि हमारे पास में जो आवेश है उसका मान कितना आया था, 1.6 गुणा 10 की घात -6, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, सॉरी माइक्रो था ना, 1 माइक्रो, तो ये नहीं आएगा, ये वाली चीज़ नहीं आएगी, ठीक है ना। हाँ जी, तो मैं भाग लगाऊंगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 का। ओके, तो ऊपर घात जाएगी तो ये प्लस की 19, प्लस का 19 में से -6 घटे, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 10 गुणा 10 की घात 12 बटे में कितना 1.6, तो 10 में 1.6 का भाग लगाएंगे तो 6.25 गुणा 10 की घात 12। गुरुजी घात 13 आनी चाहिए, 12 कैसे कर दी मैंने, यहाँ 10 लिख दिया, देख लो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी। अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो दोस्तों ये था आज का ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो क्लास है वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ तक के क्वेश्चनों के आगे वाले क्वेश्चनों को
आज की क्लास के लिए तो केवल इतना ही। दोस्तों क्लास का टाइम बढ़ाएंगे, कई बच्चों की गुजारिश है कि सर टाइम बढ़ाया जाए, लेकिन प्लीज़ हैव पैशन, थोड़ा धैर्य रखो, एक बार गाड़ी को फ्लो में आने दो, फिर बनाएंगे वीडियो भी दबा के। लेकिन एक बार अभी आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट कम मिल रहा है, आप 4 मिनट 5 मिनट वीडियो को देखते हो, तो पूरा प्रॉपर वीडियो देखोगे तो बड़ा वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं, तो क्या मतलब है, ठीक है ना। चलो आज के इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।